वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम तफसील से बात करेंगे सियासत के हवाले से, जहां अभी कुछ दिन पहले तक ही लग रहा था कि सियासत, ख़ास तौर पे वो सियासत जिसकी हमें आदत है, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुछ PMLN, कुछ PTI, वो तो जैसे ख़त्म ही हो गई है। मगर चंद दिनों में कुछ इतना ज़्यादा हुआ है कि एक दफ़े फिर पाकिस्तानी सियासत जिसकी हमें आदत थी, जिसमें बयानबाजी होती है, इल्ज़ाम तराशी होती है और लगता है कि बस अब कोई तब्दीली आई और कल कोई तब्दीली आई, वो एक दफ़े फिर हमें नज़र आ रही है। कहानी अगर हम शुरू करें तो एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस थे। वैसे तो वो हर 5 साल बाद होते हैं, मगर इस मर्तबा तो इलेक्शंस में कोई ऐसी गर्मी आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक दूसरे पर बहुत सख्त किस्म की इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इलेक्शंस में बहुत धांधली हुई, बल्कि वो अब बार बार PMLN को फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये नहीं कह रही कि ऐसा कोई बात नहीं है और इलेक्शंस के बाद उनकी हुकूमत जो है 2024 में वो धांधली के बगैर नहीं बनी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम फॉर्म 47 की हुकूमत है तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको इस फॉर्म 47 की असम्बलियों ने ही सदर बनाया है। तो बहुत एक तरफ तो ये दिलचस्प सूरत हाल है इल्ज़ाम तराशी की, और वो भी दो ऐसी जमातों के दरमियान जिनके बारे में अब बहुत साल हो गए सब कहते थे कि ये तो एक दूसरे की फ्रेंडली अपोजिशन है। और दूसरी तरफ हलचल मची जब मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और ये भी कहना ज़रूरी है कि वो एक बहुत ताकतवर वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने बयान दिया कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक मुआशी समिट से उन्होंने ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस निज़ाम में हम सब रह रहे हैं वो कोलैप्स कर चुका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोलैप्स करने के करीब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोलैप्स हो सकता है, उन्होंने कहा ये कोलैप्स कर गया है। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जितनी मर्ज़ी कोई मेहनत कर ले, और वज़ीर आज़म का उन्होंने उस हवाले से ज़िक्र भी किया कि वो बहुत मेहनत करते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा जितनी भी कोई मेहनत कर ले इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। उन्होंने जो इंडिया से एक हम कह सकते हैं कि टर्म इस्तेमाल की यंग लोगों के लिए, जिसमें उनको कॉकरोचेस कहा था इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने यंग लोगों के बारे में, वो टर्म भी उन्होंने इस्तेमाल की। और उन्होंने कहा कि अगर ये कॉकरोचेस यानी कि जो जवान लोग हैं मुल्क में, ये इकट्ठे हो गए तो सब कुछ उल्टा देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली ये भी ज़िक्र किया, जिसे हम कह सकते हैं कि वो तनकीद जो थी वो शायद दोनों ही सूबाई हुकूमतों पे, सिंध और माफ़ करिएगा पंजाब की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप किसी को चंद हज़ार रुपए दे दें या लैपटॉप दे दें, उससे मसला हल नहीं होता। फिर जो उन्होंने सलूशन यानी कि हल बताया वो ये था कि नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बना लिए जाएँ। ये बात तो उन्होंने कर दी। अब इसके बाद जब हमने देखा कि जो सीनियर वफाकी वुज़रा हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने ठीक ठाक इसका जवाब दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये कहा, उनका जो हमला हम कह सकते हैं आया तो वो तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ही आया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ताकतवर वज़ीर हैं जो वज़ीर आज़म को भी जवाब दे नहीं है। एक TV पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, काबीना के इजलास जो हैं उनमें नहीं शिरकत करते, पार्लियामेंट में बहुत कम आते हैं, और अगर ये शिकायत करें तो उनको घर चले जाना चाहिए। साथ में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सवालात भी उठाए कि अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा और तब्दीली की ज़रूरत है तो एक्शन प्लान पे अमल दरामद क्यों नहीं करते मोहसिन नकवी साहब। आफ्टर ऑल ज़्यादातर जो एक्शन प्लान के नुक्ते हैं बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, उनका ताल्लुक़ तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से है। फिर उन्होंने PCB के हवाले से भी सवाल उठाए। अब सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि ये इस सिस्टम में ही जो 30 साल का सफ़र 3.5 साल में करता है
वही कह रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी ने भी मोहसिन नकवी साहब से उनका इस्तीफ़ा मांगा और ये भी कहा कि नए सूबे तो उनके ख्याल में घिसी पिटी पुरानी तजवीज़ है। ये मामला अब किस तरफ जा रहा है? क्या सचमुच हुकूमत अब तैयार है एक अमेंडमेंट के लिए, जिसका हम जिक्र बहुत दिनों से सुन रहे थे और जिसके बारे में यही कहा जाता था कि उसका ताल्लुक या लोकल गवर्नमेंट से या नए सूबों से होगा? इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नादिर गबोल साहब, तर्जुमान हुकूमत सिंध के, और हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क या सिस्टम तो तब कोलैप्स कर रहा था जब हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे, और आज 3.5 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर जो ऐसा माशी इंडिकेटर है, मैक्रो इकोनॉमिक हो, तो वो बेहतरी की तरफ है और आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो गई हैं। लेकिन अगर हम गवर्नेंस की बात करें या गवर्नेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गुंजाइश है। सर, इम्प्रूवमेंट में और कोलैप्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मैं तो नहीं समझ रहा ना कि कोलैप्स हो रहा है। अगर ये पूछ रही हूँ ना, आप कहे ना कि आप इत्तेफाक नहीं करते। अगर ये कोलैप्स होता तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। हमने तो उधर से, अगर आप हमारी बात छोड़ दें, अगर आप दुनिया के जो मल्टीलैटरल्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट देखें तो वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान रिफॉर्म एजेंडे पे है और तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत रोबस्ट है और बेहतरी की तरफ जा रही है। अच्छा, अब जहाँ तक कोलैप्स की बात है, ये उनका अपना पर्सनल ख्याल है, और सूबों के हवाले से जो एक बहस है उसके अंदर बहुत सारे लोगों की ये राय है कि सूबे बनने चाहिए। We'll come to that point later, but पहले आप सिर्फ ये कोलैप्स के हवाले, you don't think it's happening? नहीं, मैं बिल्कुल, लेकिन जिस बुनियाद पे उन्होंने कोलैप्स का, मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की उन्होंने बात की कि वही अब तरीका कार है कि जिससे आप मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ आप निकालेंगे। तो एक सेक्शन है जो सूबों की बात करता है, लेकिन हम समझते हैं कि लोकल बॉडीज़ का निज़ाम अगर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट निज़ाम हो, कंटिन्यूस हो, डिवॉल्व्ड हो और एम्पावर्ड हो, तो फिर ये बहस ही ख़त्म हो जाती है। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से, राना आतिफ साहब से और नादिर गबोल साहब से। राना साहब, अब मतलब कि उन्होंने कह दिया कि सिस्टम नहीं चल रहा, आपके इत्तेहादी हैं, आपकी जो अपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि भाई निज़ाम ही कोई नहीं है। 2024 से आप लोग जो है फॉर्म 47 की गल फिर शुरू हो गई है, तुम नोट कर रहे हो? मुझे तो इनकी बातों से मैं बड़ा जो है वो लुत्फ ले रहा था कि सिस्टम तो सिर्फ KPK में चल रहा है इस वक्त, जहाँ तबाही की जो है ना अंबार लगा हुआ है चीज़ों का, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना किसी शहर में सेफ सिटी लगा हुआ है, ना कोई हेल्थ के हालात है, ना एजुकेशन के हालात है। तो मैं बलूचिस्तान के बारे में भी कह सकती हूं। बिल्कुल आप कहें, लेकिन सिस्टम जहाँ ये बैठे हैं 13 साल से, वहाँ सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। वहाँ कोई इनको ना रुकावट है, ना कोई इनको मसाइल है, लेकिन वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बात ये कि जब सिस्टम की बात करते हैं, मैंने कहा कि इम्प्रूवमेंट तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। गवर्नेंस की बात करनी है तो आप पंजाब पे कर लें। आज अगर आपका गाँवों से पहली दफ़ा कूड़ा उठ रहा है, आपकी कैंसर के हस्पताल बन रहे हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर जो चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सेफ सिटी जो है हर जगह मौजूद है, आपकी मॉनिटरिंग बेहतर हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ हो रही हैं। मैं गवर्नेंस का आपको बताऊँ, इन्होंने एक्सपोर्ट की बात की, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया एक्सपोर्ट्स का कि हमने $40 बिलियन के मार्क को क्रॉस किया है गुड्स और सर्विसेज के हवाले से। पहली दफ़ा पाकिस्तान में गुड्स और सर्विसेज जो हैं उन्होंने $40 बिलियन को क्रॉस किया, और ये जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ये हमारे दौरे हुकूमत में ही हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं बजाय के निटी-ग्रिटीज़ में जाऊँ, गवर्नेंस बेहतर बिल्कुल की जा सकती है, और बहुत सारे आपके फ्लॉज हैं, और उसके अंदर आपकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर नंबर 1 है, वो होनी चाहिए। हम लोग अभी पंजाब में बल्दियात की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह हम इस्लामाबाद में भी बल्दियात की तरफ जा रहे हैं। ताख़ीर हुई है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि बल्दियात पे जा रहे हैं मतलब कि नया कानून बनाने लगे। पंजाब में तो बना है ना जी, नया कानून बना है, अब उसकी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, और अब इलेक्शन कमीशन है। मोहसिन साहब किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे? देखिए, मोहसिन साहब तो सूबों की बात कर रहे थे ना कि सूबे बनने चाहिए हैं। ये मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सूबे बना लें, लेकिन हम एज ए जमात नहीं समझते कि ये रास्ता है। रास्ता बल्दियात का है, बल्दियात रोबस्ट होने चाहिए, और ये मैं समझता हूँ ये भी बेहतर हो कि बल्दियात का एक यूनिफाइड निज़ाम हो, ये ना हो कि हर सूबा अपनी मर्जी से एक निज़ाम बनाए।
اور اس کے اوپر جو ہے سیاستدانوں کو چاہیے کہ بات چیت کریں, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل گفتگو ہو اور ان معاملات کو کوئی ہم بہتری کی طرف لے. سر اب یہ نادر صاحب آپ نے سنی رانا احسان صاحب کی بات, اب سر مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف تو محسن صاحب صوبوں کی بات کر رہے ہیں, رانا احسان صاحب لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے ایشو کو کس طرح دیکھ رہی ہے سر, اور یہ بھی اب مطلب کہ کتنا اب آپ کوآپریٹ کریں گے حکومت کے ساتھ اگر وہ سنجیدہ ہوں ان ایشوز پہ؟ آئی مین آپ نے ان کو فارم 47 کی اب حکومت 2 سالوں کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے, تو ایک تو اس پہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ان کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کریں گے؟ اتنی جو ہم کہہ سکتے ہیں کشیدگی ہو گئی ہے آپ دونوں کے درمیان. لیکن کشیدگی تو جتنی 90s میں رہی ہے وہ شاید ابھی اتنی اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے. اگر 90s کے بعد ہم چارٹر آف ڈیموکریسی اور ملک کے بینیفٹ کے لیے اکٹھے بیٹھ سکتے تھے تو ابھی بھی بیٹھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی تو کہتے ہی ہیں مفاہمت کی پارٹی ہے, اور رانا صاحب نے اگر بولا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پنجاب میں لا رہے ہیں تو اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. اللہ کرے واقعی میں آ جائے, بیکاز سندھ نے تو نہ صرف لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا ہے بلکہ ٹیکس کلیکشن تک نچلے سطح تک پہنچائی ہے. تو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم الحمدللہ بہت روبسٹ ہے, فنکشننگ ہے, اور صرف پیپلز پارٹی کے ہی صرف اگر آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے ہی صرف ریپرزینٹیوز نہیں جیتے, دیگر پارٹیز کے بھی ریپرزینٹیڈ ہیں اسپیشلی کراچی کے اندر. جی تو امید ہے کہ پنجاب کے اندر صاف شفاف لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں گے, کشمیر کی طرح نہیں. کشمیر کے الیکشنز تو ایک آپ سمجھیں کھلونا ایک مذاق ہوا ہے ڈیموکریسی کے نام پہ. تو ہوپفلی whenever they are اچھی طرح. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا کوشچن آف پروونسز, تو پیپلز پارٹی اسپیشلی سندھ میں تو ریزسٹ کرے گی پروونسز, بیکاز صرف یہ وجہ کہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانا ہے, تو اس وجہ سے تو سندھ کی جو ہسٹورک باؤنڈریز ہے اس کو شرنک, سندھ کی جو عوام ہے اس کو ریجیکٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ پیپلز پارٹی, سندھ کی جو عوام ہے وہ بہت ریزسٹ کرے گی اینی سچ مووز کو, بیکاز پورا جو سندھ کا ایگزسٹنگ باؤنڈریز ہے, ایک ہسٹوریکل ایک سیولائزیشن ہے, سیم لینگویج ہے, نادر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ بیکاز آپ ہمارے ساتھ پورے شو کے لیے نہیں ہوں گے اس لیے میں نے سوچا یہ بہت اہم سوال ہے پوچھ لوں. سر یہ آپ کیونکہ یہ آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ریزسٹ کریں گے, اگر وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ ہی لانا ہے اور کچھ نہیں کرنا, تو پھر بھی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ نئے صوبے بنانے کی کوئی موو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نئے صوبوں کی باتیں تو صرف محسن نقوی صاحب نے نہیں کہا, ہمارے سندھ میں بھی ہمارے سندھ میں رہنے والے اردو بولنے والے جو بھائی ہیں وہ بھی ہر کچھ ٹائم بعد اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں جو پولیٹیکل آپ سمجھیں کہ آرفنز بولے جس طرح آصف زرداری صاحب کہتے ہیں, جو پولیٹیکل سیاسی یتیم جن کو بولتے ہیں, اس طرح کے لوگ تو ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں ریلیونٹ ہونے کے لیے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. بٹ سازشیں ہمیشہ رہتی ہے, مگر اگین آئی تھنک جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کیا جائے, ڈیولیوشن آف پاورز, ڈیلیگیشن آف پاورز ہوں, اور اس کے تھرو یہ سارے جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور صوبے کے لیے جو مین ایکسکیوز اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ کیونکہ 1947 میں بھی 4 صوبے تھے, آج بھی 4 صوبے, دیکھیں یہ ساری باتیں نان سینسیکل. اگر آپ انڈیا کا ہمارے پڑوسیوں کا اگزامپل لے لیں تو انڈیا میں ایسے بھی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ پاکستان کے پورے ملک جتنی آبادی ایک ایک اسٹیٹ میں ہے. آئی بلیو مہاراشٹرا میں پڑھ رہا تھا, ایسے ایک دو اور ایگزامپلز ہیں جہاں پہ تقریباً 23 کروڑ کی آبادی ہے. تو صرف آبادی کی بنیاد پہ, نمبرز کی بنیاد پہ اسٹیٹ نہیں بنتے. آپ چیزیں جو سینسٹیوٹیز ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتے ہیں, ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. سملر لینگویج ہے سندھ کے اندر, سملر کلچر ہے, ٹائڈ ہسٹری ہے, ٹائڈ روٹس ہیں. تو ایسی جگہ پہ تو آئی تھنک جو لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر ان کو فردر ڈیوائڈ کرنے کی سازش کی جائے. تو اس کو تو ہم ریجیکٹ کریں گے, مگر گورنمنٹ کے ساتھ اگین وی آر ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ ڈسکس. سر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں گے؟ ابھی کبھی آپ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. دیکھیں جی, ملک کے خاطر, عوام کی خاطر, عوام کو ریلیف دینے کی خاطر, اگر بلاول صاحب نے اپنی ابتدائی اسپیچ میں جو پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین تھے, جو بانی چیئرمین تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کر دی تھی, تو نون لیگ کی تو ہم نے تو ان کو ووٹ بھی دیا ہے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہم نے ووٹ دیا ہے. 2022 میں بھی ہم نے
या शहबाज शरीफ साहब को वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया था और अगेन 2024 में दिया है, तो बिल्कुल बैठेंगे उनके साथ, बट अगेन द इंटेंशन हैज टू बी क्लीन एंड द इंटेंशन हैज टू बी सोली टू सर्व द मासेस एंड उनकी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना और उनके प्रॉब्लम्स को डिक्रीज करना। बट फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करेगी बावजूद ये जानते हुए कि ये इलेक्शन जीत के नहीं आए, ना कश्मीर में और ना पाकिस्तान में। देखें अगेन मुल्क की खातिर, मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट की खातिर, आवाम को परेशानी दूर करने की खातिर बिल्कुल ऐसी चीज़ें हमने माजी में भी की हैं और अपने बड़े से बड़े हरीफों के साथ माजी में भी बैठे हैं, अगेन बैठेंगे। हम एट द एंड ऑफ द डे कोई दुश्मन तो नहीं है आपस में, हमारी सियासी अपने आप को जो है ये कीचड़ उछाल रहे हैं, हमारे पे कीचड़ नहीं डाल रहे, खुद जो है ये इल्ज़ामात से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। मेरे मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब और राना आतिफ साहब, और हम उनसे बात करें सियासत के हवाले से। जी सर, आप उस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आप PVP पे, वो नादिर साहब तो अब चले गए। मैं हमेशा पीपल्स पार्टी को ये कहता हूँ कि ये सिस्टम का हिस्सा हैं, आईनी उहदों पे बैठे हुए हैं। तो बलूचिस्तान की तनकीद करें आप पे, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं बस, दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज। जब GB में जब हमने इनको मुबारकबाद दी, हम हार गए थे, हम भी ये रौला डाल सकते थे, शोर कर सकते थे, ये जिस तरीके से आज ये रो रहे हैं, लेकिन वी चोज़ द बेटर पाथ कि अगर उनको जीत गए हैं तो उनको मुबारकबाद दें। लेकिन यहाँ बिलावल साहब समझते हैं कि हम जो है, क्योंकि इनको सेंटर में हमारी ज़रूरत है तो हम इनकी आर्म ट्विस्ट करें। सर आपको नहीं है अब ज़रूरत, आपको सिंपल मेजॉरिटी है, तो क्यों बर्दाश्त करते हैं बिल्कुल नहीं, तो हम देखें, हम तो चाहते हैं कि सेंस प्रिवेल करे, कोई हम मुल्क को इसमें शोर शराबा लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन वो जो है हमेशा बजट हो तो आर्म ट्विस्टिंग है, इलेक्शन हो तो आर्म ट्विस्टिंग है, बस ही टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट से जो है कोई चीज़ें अपनी मंगवा लें, कोई डेवलपमेंट करवा लें, कोई बहुत सारी चीज़ें। तो हम तो ये तो इनको यही कह रहे हैं कि आपका पूरा जो बयानिया है, आप हमारे पे नहीं कीचड़ फेंक रहे, आप अपने आप पे कीचड़ फेंक रहे हैं, क्योंकि आप यू आर प्रूविंग कि आप हिपोक्रेट्स हैं, कि एक तरफ आप जो है वो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और दूसरी तरफ आप सिस्टम को लाते मार रहे हैं। तो ये चीज़ें मैच्योरिटी नहीं शो करती हैं, इमेच्योर सियासत वो कर रहे हैं। तो कम से कम हम उनको को जो है रिस्पांस इमेच्योरली नहीं देना चाहते, हम उनको यही समझाते हैं कि आप कोई बड़ा दिल करें, कोई समझें कि आप कीचड़ अपने ऊपर फेंक रहे हैं, हमारे पे नहीं फेंक रहे। बट राना आतिफ साहब, आपको लगता है कि दिस इज जस्ट बिजनेस एज यूजुअल, रूटीन का ये कीचड़ एक दूसरे पे, जैसे राना एहसान साहब कह रहे हैं, फेंक रहे हैं, या इस दफ़े कोई आपको लगता है कि शायद PPP की तनकीद या गुस्से में कोई पीछे कुछ और भी हो रहा है? आई मीन ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद, और फिर साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तनकीद, तो मेरे जैसे लोग कहते हैं पता नहीं शायद कुछ हो ही रहा हो, कुछ गड़बड़ हो, हुकूमत के आखिरी दिन हो, कुछ जैसे एक ज़माने में आप लोगों पे भी जब बात होती थी तो कोई नहीं यकीन करता था, मगर PMLN को पता था कि कुछ हो रहा है। देखिए ये बात ना तकरीबन मैं 2 महीने पहले कह चुका हूँ कि ये जो 12 जून 2026 का बजट था ना, ये अपना आखिरी बजट पेश कर चुके हैं। सर सेव दिस, आपको मोहसिन नकवी साहब ने बताया? नहीं, मैं तो 12 जून मैंने ये बात तो 10 जून को की थी, शायद आपके प्रोग्राम में मैंने कही थी। नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ ना सर, नहीं आपको नहीं मोहसिन जी, नकवी साहब ने बताया? बिल्कुल नहीं, हमारा अपना भी कुछ तजिया है, हमें भी नजर आ रहा है कुछ। सर आप सियासतदान है, तजिया मेरे जैसे लोग करते हैं, आप खबर दें। आजकल हमने ये काम भी शुरू किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये तजिया कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, आप बताइए। एक सेकंड पूछ ले, मतलब यू डोंट बिलीव? नहीं जी, बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह 2028 का भी देंगे और फिर मार्च में 29 में इलेक्शन होगा और फिर हम 2029 का भी बजट देंगे। चले ये तो देखते हैं, ये देखें, ये अभी आप क्लिप सेव कर लें, दोनों क्लिप सेव कर लें, बस हो गए सेव सर, ठीक ये तो है अब चल जी। गया, अब तो लिख के देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगली बात ये है, देखें ये जो इनकी नून लीग और ये जो पीपल्स पार्टी है ना, देखें अगर आपने कभी मूवीज़ की शूटिंग देखी हो ना, तो उस पर होता है लाइट कैमरा एक्शन, तो वो उसके बाद बड़ी जज्बाती एक्टिंग होती है, जैसे वो कहते हैं ना कट, तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये इसको आप सियासत ना समझें, ये सियासत तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, ये कर रहे हैं एक्टिंग। देखिए अगर तो ये देखिए, मुझे बात बताएं, सियासत में तनकीद होती है पॉलिसी के ऊपर, आई एग्री। हालांकि वैसे दुनिया के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर अब कोई रिवाज नहीं है। ब्रिटेन के अंदर 2010 के अंदर कोई 65 साल बाद तजर्बा हुआ था,
وہ اس میں لبرل ڈیموکریٹس نے کنزرویٹو کو یہ نہیں کہا کہ آپ سارے چور ہیں یا آپ کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, اور انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے 3000 کی کرپشن کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر ایسا کرتے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی 10% مہذب پن بھی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ایک مینڈیٹ پہ سوال نہیں اٹھائے تھے, نہ کرپشن پہ اٹھائے تھے. دیکھیں یہ فنڈامنٹل کوسچن ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا مینڈیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ تو کونسلر نہیں بن سکتے آپ میں سے کوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر یہ آپس میں بیٹھیں گے تو بالکل ٹھیک بات ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کیا سر کہ یہ ہپوکریسی ہوئے گی. لیکن ان کی ہپوکریسی کیا ہے, کہہ رہے ہیں آپ نے 3000 ارب کی چوری کی ہوئی ہے. سر انہوں نے کیا ویسے یہ جو 3000 ارب چوری کا الزام یہ بتائیں میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بالکل سوال بنتا ہے کہ 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی, 2010 کے بعد اب 2026 آ گیا ہے, تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ سندھ کو ملا ہے کیا وہ نااہلی کے نظر ہوا ہے یا کرپشن کے نظر ہوا ہے؟ یہ جواب ہم سندھ سے ضرور مانگتے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا, نہ کراچی میں نظر آتا ہے نہ باقی سندھ میں نظر آتا ہے. تو دس از اے کوسچن, کوئی اس پہ ہم نے انویسٹیگیشن تو نہیں کی, تو سوال ہم اٹھاتے ہیں. صرف آپ کی حکومت ہے, ایف آئی اے آپ کے پاس, نیب آپ کے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال نہیں, تو سوال یہی بنتا ہے نا کہ وہ یا نااہلی کے نظر ہوا ہے یا وہ کرپشن کے نظر ہوا ہے. تو دو چیزیں پتا کرنا ہے بالکل. تو اس کے اوپر اب مجھے نہیں پتا کہ کیا فورم ہے, کون سے کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, لیکن یہ تو بالکل ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کدھر گیا. یہ رانا ثانیہ صاحب کو پتا ہے کہ کون سا فورم ہے, لیکن کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سا فورم ہے. نہیں میں تو دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں فورم, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بتا فورم میں آپ کو بتا دوں, آپ تیاری پکڑیں. کون سا فورم ہے سر؟ دیکھیں ہے ایف آئی اے, آپ نے بالکل صحیح نہیں کیا, اینٹی کرپشن ہے. اب سن لینا, پارلیمنٹ ہے, نیب آزاد ادارہ ہے, وہ گورنمنٹ کی ڈائریکشنز پہ نہیں چلتا, اس کو بالکل انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. سر اور ایف آئی اے بھی پھر آزاد ادارہ ہی ہوگا, کیونکہ محسن نیبی صاحب تو کیبنٹ میں پارٹی کو کہوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیں کہ ان کے سارے فارم 45 اور فارم 47 کھلوائے جائیں. میں ان کو فورم بتا دیتا ہوں, پیپلز پارٹی والوں کو بھی اور ان کو بھی, اور ان کو بتا دوں فورم ہے اینٹی کرپشن, جوڈیشری, نیب, ایف آئی اے, اگر کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب آخری بات دیکھیں, ویری کوئکلی سر, میرا ٹائم ختم ہو گیا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جس سسٹم کی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ سسٹم صرف ان لوگوں کو ہی ڈیلیور کر رہا ہے, یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. سر تسی بھی رولنگ ایلیٹ کا حصہ نہیں, ہم کہاں رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, رولنگ ایلیٹ کا, جو آج اس شو میں آئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا. ناظرین یہاں پہ لیتی ہوں میں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سوات کی اور وہاں کے دھماکے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سوات میں, جہاں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر خودکش دھماکہ ہوا. 17 افراد جن میں 7 پولیس اہلکار شامل تھے وہ شہید ہوئے. اس علاقے میں بیسکلی وہاں ایک احتجاج ہو رہا تھا, بلکہ طالبان اور انسیکیورٹی, دہشت گردی کے واقعات کے خلاف ہی ہو رہا تھا جہاں یہ دھماکہ ہوا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لحاظ علی صاحب, صحافی ہیں, اے ایف پی سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو لحاظ صاحب. بتائیے سر, یہ کیا واقعہ تھا؟ وہ احتجاج کرنے والے کیا پولیس اسٹیشن کے باہر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو نشانہ بنانے کا مقصد تھا یا پولیس اسٹیشن کو؟ بیسیکلی مظاہرہ تھا کبل چوک جو سوات کا علاقہ ہے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً کوئی 2 یا 3 سال قبل بھی اسی پولیس اسٹیشن کے اندر بارود کا ایک دھماکہ ہوا تھا, جو یہاں پر مختلف واقعات میں بری ہوئی تھی, جس کی وجہ سے متعدد شہادتیں ہوئی تھی. اب یہ احتجاجی مظاہرہ جو تھا, یا جس کو ہم امن پاسون کہتے ہیں, اس کی آخری تقریر ہو رہی تھی, اور بالکل اس کے ایک سائڈ پر, یعنی تھوڑے سے فاصلے پر, بالکل سے ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے, کبل پولیس اسٹیشن ہے, اور اس کے گیٹ پر ایک خودکش حملہ آور نے آ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی. یہ بیسیکلی سوات پولیس اسٹیشن, سوات پولیس کی ایک پولیس لائنز بھی ہے, تو ایک بہت بڑا پولیس اسٹیشن ہے, تو وہاں پر انہوں نے اڑا دیا خود کو. اور جس طرح بھی آپ نے بتایا 7 پولیس اہلکاروں سمیت اس وقت تک 17 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے. بیسیکلی بازار بھی ہے کبل میں, مرنے والوں میں جو ہے وہ 2 بچی بھی شامل ہیں, باقی جو 10 سویلینز ہیں یہ اس وقت کل واقعات ہے. اس وقت 27 افراد زخمی ہیں, اور بیسیکلی احتجاجی مظاہرے کے لیے تقریباً 500 سے لے کر 1000 تک کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے, لیکن خودکش حملہ آور نے وہاں جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر آ کو خود کو اڑایا ہے. جی ٹھیک. لحاظ صاحب یہ بتائیں کہ اب سوات میں یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے, کتنی سنگین ہے وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال؟
एहतजाजी धरना भी हो रहा था, हमले भी हो रहे हैं, वाकयात भी हम सुनते रहते हैं. व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन स्वात लाइक? अभी भी अगर इस सवाल का स्कोप थोड़ा सा बढ़ा के खैबर पख्तूनख्वा तक कर दें तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कल दहशतगर्दी के 6 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं. पेशावर में धमाका हुआ है, साउथ वजीरिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन पर फायरिंग हुई है, बाजोड़ में फायरिंग हुई है, दीर में एक वाकया पेश आया है, पन्नू में वाकया पेश आया है. तो मजमूई तौर पर 5-6 वाकयात है जो दहशतगर्दी के हैं. अब एक दिन में एक दिन में मैं बात कर रहा हूँ. और मजमूई तौर पर आप देखें तो सिर्फ जुलाई के महीने में 500 से ज्यादा वाकयात पेश आए हैं, सिर्फ जुलाई के महीने में. अब दहशतगर्द जो है मजमूई तौर पर इससे पहले तकरीबन 2014-15 तक उसकी स्ट्रैटेजी थी अवामी मुकामात पर पीपल मंडी में धमाका करना, बाजार में के अंदर जाके मसाजिद के अंदर धमाके करना. अब उन्होंने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तब्दील की है 2019-20 के बाद. अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते हैं और यही हो रहा है इस वक्त तक कि वो मुसलसल उनकी तादाद बढ़ती जा रही है. 2022 में जितनी पुलिस एहलकार थे 2023 में उससे ज्यादा थे. और आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 230 एहलकारों से ज्यादा जो है पुलिस एहलकार वो खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं. और इस साल सिर्फ जुलाई के महीने तक यानी पहले 7 महीनों के दौरान 151 पुलिस एहलकार जो है वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ चुके हैं. तो आप अंदाजा लगा लें कि पुलिस के साथ ये जो 7 पुलिस एहलकार है उसमें शामिल नहीं है. तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह के इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली, जनूबी, सेंट्रल इस पूरे इलाकों में जो है वो तबातर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं. लिहाज साहब, तो ये ख़ास तौर पे क्योंकि आपने भी पुलिस का जिक्र किया और उस पर बार बार बात भी होती रहती है, बल्कि हमने तो देखा कि 1-2 साल पहले पुलिस मुजाहिरे भी कर रही थी. मुराल पुलिस का कितनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है इन सब वाक़यात से और इस टारगेटिंग से? इस वक्त जब हम बात कर रहे हो तो आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 1 हफ्ते कबल बनू में पुलिस का मुजाहिरा थी. पुलिस हुकूमत से मुतालबा कर रही थी, मुजाहिरा कर रही थी. पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है. लकी बरबत पे मुजाहिरे हुए हैं, बाजोड़ में मुजाहिरे हुए हैं, दीर में मुजाहिरे और पुलिस ने मुजाहिरा किए. तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के दौरान उनका मोराल किस तरह हो. सिर्फ अगर आप देखें तकरीबन 3-4 दिन पहले हंगू में पुलिस पर एक अटैक होता है और उसमें 11 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं. फिर जो मिलिटेंट्स होते हैं उनकी वीडियो जारी करते हैं. बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो मिलिटेंट्स का भी आपको पता चल जाएगा और जो पुलिस एहलकार है उनका भी पता चल जाएगा. पुलिस एहलकार इस वक्त उसको शदीद किल्लत है हथियारों की. आपको पता है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन की एंटी ड्रोन गन्स नहीं है. हाँ नहीं, और मैं यही पूछने वाली थी राज साहब कि हुकूमत का क्या रवैया है? कोई वो उनको ट्रेनिंग, कोई रिसोर्सेज, कोई अब उनको एहसास है कि उनको कितनी जरूरत है पुलिस को उनकी मदद की या सपोर्ट की? खुद आपको पता है किसी जमाने में बुलेट प्रूफ जैकेट देकर पुलिस के जान छुड़ाई जाती कि हमने आपके लिए बड़ा काम किया है. आपको पता है जब दहशतगर्द हमला करते हैं तो पहले ड्रोन से निगरानी करते हैं कि पुलिस की कमजोर पॉइंट्स क्या है, फिर वो साइड से स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और अटैक करते हैं. बदकिस्मती से पुलिस के पास ऐसी कोई नाइट विजन गॉगल्स की शदीद किल्लत है. इसके अलावा जो ड्रोन गन्स है वो पुलिस के पास पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ दर्जन भी नहीं है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस अपने आप को ये जो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर आ गए हैं इससे किस तरह अपने आप को बचा सकती है. मतलब पुलिस को घेरा जाता है, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है और फिर थर्मल गन से उसको निशाना बनाया जाता है. उन्होंने इसकी वीडियो तक जारी कर दी है. तो बदकिस्मत पुलिस इस वक्त जो है वो बड़ी अजीब सी पोजीशन में जो है वो फंस गए हैं. जो दहशतगर्द है वो तो खुद आपको पता है जब आते हैं मैदान में तो उसको तो पता होता है कि 90% हम मरने वाले हैं. लेकिन पुलिस तो बेसिकली अपने आप को भी बचाती है, कौम को भी बचाती है. लेकिन पुलिस के पास नहीं इस वक्त इक्विपमेंट्स है. क्या है कि 47 काफी है दहशतगर्दों के मुकाबले के थर्मल गन, नाइट विजन गॉगल इसके पास है, इंफ्रारेड गन्स इनके पास नहीं है, और कोई चीज जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत होते हैं किस तरीके से भी इस वक्त नहीं है. और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज भी इससे बदतरीन हालत में है. खुद मैं थोड़ा सा कोहाट रोड पर कोहाट के टर्मिनल के उस पार एक अटैक हुआ था. दहशतगर्द पहले ड्रोन से निगरानी करते हैं, उसको पता चल जाता है कि कहां पर पुलिस है, 2 साइड से अटैक करते हैं और उनको संभलने का मौका ही नहीं मिलता.
बदकिस्मती से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बहुत पुलिस बहुत जो है, शुक्रिया लिहाज वो साहब, आपने डाउन हमारे लेवल लिए निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।